कुर्मी ने रेल टेका डहर छेका किया, आदिवासी समाज इसका विरोध कर रहा है। और अब तो मैंने देखा कि जो कुशवाहा समाज, कोयरी समाज की तरफ से भी एक दो प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने सुना जिसमें वो लोग विरोध कर रहे हैं। क्यों एसटी? वो तो एसटी है ही नहीं। कोई समाज नहीं विरोध कर रहा है, कोई व्यक्ति कर रहा है। अच्छा। हमको कुर्मी समाज मतलब है नहीं, एसटी बन जाए, चाहे वो शेड्यूल कास्ट बन जाए, चाहे पंडित जी बन जाए, हमको हाँ कोई मतलब नहीं। अच्छा, ये जो 27% वाला मांग है, तो इस 27% वाला मांग मतलब है किससे? ये राज्य सरकार से है, केंद्र सरकार? क्योंकि बाबूलाल मरांडी मुख्यमंत्री थे जब इसको 27 से 14 किए। नाराजगी तो उनके प्रति भी होना चाहिए, लेकिन इतने देर आप बोले, इतने देर आपकी नाराजगी बीजेपी से कम थोड़ा राज्य सरकार से ज्यादा नहीं? या इंडिया गठबंधन के लोग छाती पीट करके बोल रहे हैं मैं संविधान बचाऊंगा, लेकिन उनको स्मरण होना चाहिए 1990 के पहले वो संविधान बचाने की बात नहीं करते थे। संविधान के रचयिता जो थे, संविधान लिखने वाले बाबा साहब को जमींदोज करने का प्रयास हमेशा, चाहे वो आम इलेक्शन रहा 1952 में, बाबा साहब को जीत करके नहीं कांग्रेस पार्टी जाने दी। और जब रघुवर जी की सरकार थी तो रघुवर दास जी हमको मार्शल आउट करा करके और जाति जुल्म जाति करके हमको दबा करके पुलिस से उठवा करके रिम्स भिजवा दिया। रिम्स में हमको नजरबंद कर दिया, वहां पर हम अरेस्ट हो गए, वहीं पर रहे। नमस्कार, जोहार। तो भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरे नाम अभिषेक भारती है और हमारे साथ जो शख्स बैठे हैं, वैसे तो उनका एक परिचय ऐसा है कि बहुजन समाज पार्टी के वो प्रदेश अध्यक्ष हैं। दूसरा परिचय ऐसा है कि वो पूर्व विधायक हैं। लेकिन फिलहाल जब हमारे साथ ये बैठे हैं तो ये वो कुशवाहा शिवपूजन मेहता हैं जो ओबीसी आरक्षण की लड़ाई को लेकर के, ओबीसी आरक्षण को 14% से 27% बढ़ाने को लेकर के ये वो पहले शख्स हैं जिन्होंने झारखंड विधानसभा में अंदर से लेकर बाहर तक बवाल कर दिया था। बहुत स्वागत है कुशवाहा साहब आपका, पूर्व विधायक साहब आपका। कैसे हैं आप? बहुत ठीक है। ठीक है। चलिए, आज आपने राज्यपाल से मुलाकात की है सर? जी हाँ। क्या बातचीत हुई है राज्यपाल से? क्या आपने कोई ज्ञापन सौंपा है? तो क्या है उसका मजमून, क्या है सर? इसे राज्यपाल महोदय जी को हम लोग अवगत कराए कि राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में 1990 में पिछड़े वर्ग को आरक्षण का ऐलान किया गया। 1990 में आरक्षण मिला पिछड़ा वर्ग, तो उस समय राष्ट्रीय स्तर पर 27% आरक्षण की घोषणा की गई। सभी राज्यों ने इसका अमली जामा भी दिया। बिहार राज्य झारखंड के जब साथ में था तो 27% आरक्षण ओबीसी को मिलता था। लेकिन जब राज्य गठन हुआ 15 नवंबर 2000 को राज्य अलग हुआ, तो यहाँ पर आरक्षण की जो सीमा थी वो 27 से घटा करके 14%। और जो पिछड़े वर्ग में जो लोग थे उस समय, जो तत्कालीन सरकार थी और जो वहाँ प्रतिनिधित्व कर रहे थे, जो मेंबर थे, उन लोगों ने भी इस पर कोई मुखर होकर के विरोध नहीं किया, जिसका नतीजा हुआ कि राज्य बनने के 25 वर्षों तक यहाँ के युवाओं को दंश झेलना पड़ा, आज भी झेल रहे हैं। पिछले साल राज्य सरकार, पिछले सरकार में माननीय हेमंत जी कैबिनेट में प्रस्ताव ला करके उसको आनन फानन में एक विशेष सत्र बुला करके अनुमोदित करके भेज दिया। लेकिन उसमें त्रुटि कहाँ थी, इस पर वो गहन विमर्श नहीं किया। अच्छा, ये गहन विचार विमर्श करने के बिंदु था, लेकिन उस पर वो ध्यान नहीं दिए और आनन फानन में जो कहा सो किया, ये कह करके वो भेज दिए। राज्यपाल महोदय के यहाँ जब वो रहा, फिर उसको केंद्र सरकार को अग्रसारित किया, जैसा कि आज राज्यपाल महोदय ने बताया। राज्यपाल महोदय को जानकारी नहीं थी, लेकिन उनके जो सेक्रेटरी हैं वो कुलकर्णी जी, नितिन मदन कुलकर्णी जी, हाँ कुलकर्णी जी बोले कि 2022 में आया था और 2022 में हम लोग उसको भेज दिए हैं केंद्र। लेकिन 2022 से 2025 हो गया, तो यह केंद्र सरकार गंभीर नहीं है या फिर राज्य सरकार उसको पुनरावृत्ति नहीं करना चाहती है। राज्य सरकार नहीं चाहती है कि पिछड़ों को आरक्षण मिले। आखिर राज्य सरकार उसके विरुद्ध में दोबारा प्रस्ताव लेकर के, या फिर राज्यव्यापी जिस तरह से आज बंद का आह्वान करते हैं लोग, आर्थिक नाकेबंदी की धमकी देते हैं, या रेल टेका डहर छेका करते हैं, तो ओबीसी आरक्षण के सवाल पर भी रेल टेका डहर छेका होना चाहिए। राज्य सरकार को आर्थिक नाकेबंदी करना चाहिए, केंद्र को संसूचित करना चाहिए इस मामले में। लेकिन आज तक फिर राज्य सरकार की तरफ से दोबारा कोई पहल नहीं हुआ। ये इलेक्शन जीत गए, इनकी सरकार बन गई,
तमाम जो इनके कैबिनेट के मंत्री हैं उनका भी कोई इस पर स्पष्ट आज तक कोई रुख नहीं दिख रहा है। तो मजबूर होकर के हम लोग राज्यपाल महोदय से पुनः मिलकर इस बात को पुरजोर तरीके से हम लोगों ने उठाया और मैंने कहा राज्यपाल महोदय जी से कि सबसे पहले कांग्रेस की हुकूमत थी यहाँ पे 1953 में काका कालेलकर आयोग बना था। उसके बाद 1980 में वो आयोग का रिपोर्ट ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। 1980 में पुनः एक आयोग बनता है मंडल कमीशन। मंडल कमीशन के आयोग को जो है से रिपोर्ट सौंपा जाता है। उस समय मुरारजी देसाई की सरकार थी। मुरारजी देसाई के सरकार में भी उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। उसके बाद 1989 में जो सरकार बनी गैर कांग्रेसी और गैर भाजपाई सरकार, तो उसके नेतृत्वकर्ता वीपी सिंह थे। तो वीपी सिंह की सरकार को चलाने के लिए बहुजन समाज पार्टी के सांसदों का भी समर्थन मिल रहा है। ठीक है। तो मान्यवर कांशीराम साहब जो अब हमारे बीच नहीं रहे, उन्होंने शर्त रखा कि हमको सबसे पहले बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न मिलना चाहिए। 1990 के पहले भारत रत्न नहीं मिला था। तो मान्यवर कांशीराम साहब ने ये शर्त रखा विश्वनाथ प्रताप सिंह सरकार के समक्ष कि बाबा साहब को भारत रत्न मिलना चाहिए और बाबा साहब के जन्म जयंती के अवसर पर पूरे राष्ट्रव्यापी छुट्टी घोषित होना चाहिए। और तीसरा शर्त रखा कि ओबीसी समाज जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, आज तक उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिला है, इसलिए आरक्षण का लाभ उनको मिलना चाहिए। तब जाकर के बीपी सिंह मजबूर होकर के वोट क्लब पर मान्यवर कांशीराम जी, ये प्रोसीडिंग में आप देखेंगे 40 दिन तक धरना दिया उन्होंने, तब पिछड़े समाज को आरक्षण मिला और बाबा साहब अंबेडकर जी को भारत रत्न मिला और उनके जन्म जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय छुट्टी मिला जी। उसके पहले नहीं था। आज कांग्रेस पार्टी या इंडिया गठबंधन के लोग छाती पीट करके बोल रहे हैं मैं संविधान बचाऊंगा, लेकिन उनको स्मरण होना चाहिए कि 1990 के पहले उस संविधान बचाने की बात नहीं करते थे। संविधान के रचयिता जो थे, संविधान लिखने वाले बाबा साहब को जमींदोज करने का प्रयास करते थे हमेशा। चाहे वो आम इलेक्शन रहा 1952 में, बाबा साहब को जीत करके नहीं कांग्रेस पार्टी जाने दी। हम आलोचना नहीं कर रहे हैं, लेकिन सच यही है। सच यही 1954 के बाई इलेक्शन में भी बाबा साहब को जीत के नहीं जाने दिया। हिंदू कोड बिल के सवाल पर बाबा साहब को कानून मंत्री से रिजाइन करना पड़ा और बाबा साहब अपने जीते जी कभी पार्लियामेंट में नहीं जीत के गए, जिसका अगर कहीं श्रेय जाता है तो कांग्रेस पार्टी को जाता है। तो खैर, अब वो अतीत का विषय है, इतिहास के पन्नों में हम नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन वर्तमान स्थिति जो है अभी जो स्पष्ट है कि पिछड़े वर्ग के साथ झारखंड और मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में घोर अन्याय हो रहा है। तो ये पिछड़ा वर्ग जो है बहुसंख्यक समाज है, जिसकी आबादी देश में 50% से ज्यादा है, उसमें मुस्लिम समाज के लोग भी आते हैं। तो ये पिछड़े समाज के साथ जो अन्याय हो रहा है और हम उस समाज में पैदा लिए हैं, तो हमारा भी दायित्व बनता है कि हम पिछड़े समाज के हक अधिकार की लड़ाई को लड़ें। और मैंने मजबूती से अपने कार्यकाल में भी उठाया था। 5 दिन तक आमरण अनशन करके रघुवर सरकार को चिताने का काम किया। रघुवर जी ने आश्वासन दिया है, मेरे पास उसका उपलब्ध है, साक्ष्य उपलब्ध है। अब प्रोसीडिंग का जो पार्ट होता है वहां विधानसभा में, वो रिटन भी है और आपको विजुअल भी मिल जाएगा। तो ये तमाम चीजें हैं। उस लड़ाई को मैं दोबारा भी माननीय सुदेश महतो जी से भी मैंने कहा, उनके पार्टी में जब हम थे उनको भी मैंने कहा कि पिछड़ा वर्ग के साथ अन्याय हो रहा है, इस लड़ाई को मुखरता के साथ आप लड़िए। लेकिन वो भी कहीं ना कहीं आनाकानी करके उस लड़ाई से पीछे हट गए, लड़े नहीं उस लड़ाई को। हस्ताक्षर अभियान लड़े नहीं, हस्ताक्षर अभियान तक ही वो सीमित रह गया। उस पर हमारे ऊपर मुकदमे भी हो गए, उनके ऊपर भी मुकदमे हुए, लेकिन उस लड़ाई को अंजाम तक नहीं पहुंचा पाए, उस लड़ाई को अंजाम तक नहीं पहुंचा पाए। अब अनुसूचित जनजाति में शामिल होने की लड़ाई को लेकर के वो आगे बढ़ रहे हैं। मेरा शुभकामना है वो अनुसूचित जनजाति में शामिल होने की लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं और जयराम जी भी बढ़ा रहे हैं। उन लोग अनुसूचित जनजाति में शामिल होने की बात करें तो हमारा कोई विरोध नहीं है, उनको जहां जाना है वो चले जाएं, लेकिन अपना घर को कम से कम सुरक्षित रख के जाएं कि अगर हम अनुसूचित जनजाति नहीं बन पाए तो पिछड़े वर्ग को कम से कम 27% आरक्षण मिले, ताकि हमको भी, हमारे आने वाले जो वारिसान हैं, हमारे आने वाले पीढ़ी है, उनको 27% का लाभ मिल सके। अच्छा, आपने इतना
कुछ बताया। एक पुरानी याद भी है, वही जब रघुवर जी की सरकार हुआ करती थी, उस समय आप विधानसभा के सदस्य थे जी। और उस समय विधानसभा के बाहर आप बैठ गए थे। क्या वाकया हुआ था, थोड़ा वो वाकया बताइए कि मुद्दा, चूंकि मुद्दा यही था। देखिए, उसमें मुद्दा था पिछड़े वर्ग को आरक्षण, ठीक है। 27%। हाँ दूसरा था हमारे यहाँ का जपला सीमेंट फैक्ट्री। हाँ ठीक है। समझ गए। हम्म, तो ये दो मुद्दे थे, हम्म, और इसी दो मुद्दे पर मैंने सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने के लिए, क्योंकि हम अकेला विधायक थे, अकेला विधायक की आवाज को दबा दिया जाता था, या सदन के जो माननीय अध्यक्ष थे उनके द्वारा मुझे संरक्षण प्राप्त नहीं हो रहा था। तो मैंने ध्यानाकर्षण प्रश्न के माध्यम से, गैर सरकारी संकल्प प्रश्न के माध्यम से मैंने जपला सीमेंट फैक्ट्री को और इसका ओबीसी का आरक्षण को प्रमुखता से उठाया। जब हमारी बात को नजरअंदाज कर दी गई, हमारे बात को सुना नहीं गया, तब हमने मजबूर होकर के बेल में बैठा। बेल से हटा करके हमको मार्शल आउट करा के बाहर कर दिया। तो बाहर भी हम 5 दिन तक बिना अन्न जल ग्रहण किए हुए, भूख प्यास सह करके, और इस लड़ाई को रात दिन हम विधानसभा में बैठ गए। पहला, राज्य का पहला घटना होगा कि एक माननीय सदस्य 5 दिन तक बिना खाए पिए विधानसभा के बाहर मुख्य द्वार पर मच्छरदानी लगा करके और फर्श पर सो करके इस लड़ाई को मैंने धरना एकदम मतलब कंटिन्यू कर दिया मैंने। और जब रघुवर जी की सरकार थी तो रघुवर दास जी हमको मार्शल आउट करा करके और जाति जुल्म जाति करके हमको दबा करके पुलिस से उठवा करके रिम्स भेजवा दी। रिम्स में हमको नजरबंद कर दिया, वहां पर हम अरेस्ट हो गए, वहीं पर रहे, वहां पर काफी पहरा लगा दिए। लेकिन उसके बाद भी हमने आग्रह किया डॉक्टर साहब को, बोले हमारे अंदर अगर कोई कमी है या हमारे शरीर में किसी तरह के दिक्कत है तो आप हमको एडमिट रखें, और अगर हम फिट हैं तो हमको छोड़े आप। तब उन्होंने चेक किया, बोले आप तो फिट हैं, बोले कि लिख कर दीजिए। वहां से हमको मिला, डिस्चार्ज ऑर्डर मिला, हम आकर के फिर विधानसभा में बैठ गए, फिर बैठ गए हम। रघुवर दास जी मजबूर होकर के जूस पिलाते हुए, उनका फोटो है, आज भी हम दिखाएंगे। हाउस में पहला घटना था कि एक माननीय सदस्य को जूस पिला करके अनशन तोड़वाया जा रहा है। वो सवाल क्या था? आरक्षण। इतना बड़ा लड़ाई आरक्षण का आज अगर लड़ते लोग, तो हमको लगता है कि जयराम जी बड़े मुखरता के साथ अपनी बातों को रखते हैं। उस समय आपको साथ नहीं मिला, साथ अन्य विधायकों का नहीं मिला। जो भी पिछड़े वर्ग के विधायक थे, एक प्रदीप जी का साथ मिला था। प्रदीप जी भी इस लड़ाई को, और भानु जी अब नहीं है माननीय सदस्य, उनका भी सहयोग था। सुखदेव भगत जी का था, उन्होंने दिया। हाँ, इन लोगों ने दिया था, लेकिन अपने दायरे के अंदर ही दिया था। अच्छा। और आज जो बड़े मुखरता के साथ अपनी बातों को जयराम जी रखते हैं, मैं तो उनसे भी कहता हूँ कि अभी पिछड़े समाज के अभियान, अभी अनुसूचित जाति जनजाति नहीं बने हैं, तो अभी अनुसूचित जनजाति नहीं बने हैं तब तक आप पिछड़े हैं। तो आप इस लड़ाई को पूरे पुरजोर तरीके से फिल रेल छेका और डहर टेका वाला हिसाब कर दीजिए, ताकि पूरे राज्य में जाने आप लड़ाकू आदमी हैं। हम उनसे निवेदन कर रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से कि अगर उनके, अभी तो पिछड़ा वर्ग है, पिछड़े वर्ग की लड़ाई को अनुसूचित जनजाति में जब चले जाएंगे तो वो क्या करेंगे, वो लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे वो अलग चीज है। लेकिन अभी हम विरोधाभास में नहीं पड़ना चाहते हैं, हम केवल चाहते हैं कि पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण मिले और वो हर हाल में मिले। इसके लिए हम अंजाम तक इस लड़ाई को पहुंचाएंगे। आज तो मैंने ज्ञापन दिया है, उसके पहले भी मैं लगातार इस लड़ाई को लड़ते रहा। आज माननीय राज्यपाल महोदय को ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया है, उसमें अनुसूचित जाति को भी 10% से 12% आरक्षण करने का मांग मैंने किया है। और पलामू में जो नागपुरी भाषा और कुड़ुक भाषा को जो बिल्कुल मतलब न्याय संगत नहीं है, थोप दिया गया। हाँ, न वहां पर नागपुरी भाषा का कोई फैकल्टी है, न कुड़ुक भाषा का कोई फैकल्टी है, किसी स्कूल में पढ़ाई नहीं होता। एक जगह फैकल्टी है भी तो बंद पड़ा हुआ है, वहां बोला भी जाता है, वहां बोला भी नहीं जाता है। वहां पर हिंदी बोला जाता है, मगही और भोजपुरी बोला जाता है। लातेहार के बाद ये नागपुरी कुड़ुक सब खत्म हो जाता है, खत्म हो जाता है। आखिरी पड़ाव उसका लातेहार है। लातेहार भी नागपुरी कुड़ुक का शुरुआत में, अब चंदवा वगैरह इलाके में चंदवा तरफ है, लेकिन उसके बाद फिर खत्म, मनिका जाएंगे जैसे ही खत्म हो जाता है। मनिका में भी नहीं, बिल्कुल। अच्छा, वो चतरा के भी पाठ में कुड़ुक भाषा नहीं बोला जाता है, उधर नहीं बोला जाता है, उधर फिर कोल्टा हो जाता है। तो हम लोग चाहते हैं कि वहां पर जो मतलब जबरदस्ती थोपा गया है नागपुरी और कुड़ुक को, उसको हटा दिया जाए। मगही
और हिंदी भोजपुरी अनिवार्य किया ये जाए। वहाँ चलता है तो भाई। ये भी मांग था माननीय ठीक। राज्यपाल महोदय के माध्यम से। हमने बोला सरकार को आप थोड़ा इस पर संशोधित करें। अच्छा, आप अब मैं इस समय पर जो मांग उठा, चूंकि ओबीसी के लिए जो 27% का आरक्षण है, हम्म, तो ये 27% आरक्षण की मांग तो पहले भी हो सकती थी, लेकिन ऐसे वक्त में जब हमारे कुर्मी भाई जो है वो एसटी में शामिल होने की मांग कर रहे हैं, इसी समय में ओबीसी को लेकर के भी मांग उठनी चालू हो नहीं गई। ये कुर्मी लोग नहीं, ये रणनीति है कि मतलब नहीं कोई रणनीति नहीं है, ये हमारा अधिकार है और जन्मसिद्ध अधिकार है। क्योंकि आरक्षण कोई हमें भीख में प्राप्त नहीं नहीं, हुआ। तो अभी ये मांगना मतलब नहीं, इसके पहले भी हमने मांगा। मैं आपको अपने जो कार्यकाल में मैंने जो लड़ाई लड़ा है, वो तो 5 आपने दिन का बताई। प्रदर्शन किया, तो मैंने शुरुआत बहुत पहले से किया नहीं, है। लेकिन मैं आपको बताऊं, देखिए, कुर्मी ने रेल टेका डहर छेका किया, आदिवासी समाज इसका विरोध कर रहा है, और अब तो मैंने देखा कि जो कुशवाहा समाज, कोईरी समाज की तरफ से भी 1-2 प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने सुना जिसमें वो लोग विरोध कर रहे हैं कि भाई क्यों एसटी, वो तो एसटी है ही नहीं। नहीं, कोई समाज नहीं विरोध कर रहा है, कोई व्यक्ति कर रहा है। अच्छा। हमको कुर्मी समाज मतलब है नहीं, एसटी बन जाए, हाँ, चाहे वो शेड्यूल कास्ट बन जाए, चाहे पंडित जी बन जाए, हमको हाँ, कोई मतलब नहीं है। हमको मतलब है कि जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जिसमें कोयरी भी आते हैं, कुर्मी भी आते हैं, उसमें साहू जी लोग भी आते हैं, उसमें वैश्य समाज के लोग भी आते हैं, उसमें मुस्लिम समाज के लोग भी आते हैं, उसमें पनेरी समाज के लोग भी आते हैं, उसमें माली समाज के लोग भी आते हैं, विश्वकर्मा समाज के लोग आते हैं, बड़ी समाज के लोग आते हैं, ठाकुर समाज के लोग आते हैं, उसमें नोनिया समाज, कई ऐसी जातियां हैं, सैकड़ों जातियां झारखंड में, वो हजारों की संख्या में है, उपजाति मिला। नहीं, तो मैं पिछले 3 दिन का घटनाक्रम आपको बता रहा हूँ। आज दिन हो गया मंगलवार, रविवार को रांची में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, एक कार्यक्रम होता है। इस कार्यक्रम में डुल्लू महतो, शशि भूषण मेहता और भी 2-3, नहीं, मैं भी था उसमें। हाँ थे ना, आप भी थे, मैं भी था। ये सब लोग रहते हैं। और ठीक उसके एक दिन एक और कार्यक्रम होता है, उस कार्यक्रम में विजय साहू और सूरज साहू और पता नहीं कौन कौन, ये सब नेता लोग रहते हैं। तो एक तरफ मतलब एक जेल के बेसिकली जयराम महतो की पार्टी वाले लोग रहते हैं, तो वो 2-3 लोग रहते हैं। तो मतलब अब इस मुद्दे को भुनाने की एक एनडीए फोल्डर की तरफ से है, एक जो है दूसरा फोल्डर की तरफ से, मतलब सबका अपना। देखिए, मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, मैंने संपर्क किया है सभी से, विजय साहू से भी हमारी वार्ता हुई है कि हम लोग अलग बंट के ना लड़े, लड़ाई सामाजिक है, तो हम लोग का लड़ाई एक है, 27% आरक्षण चाहिए, ये लड़ाई हमारा है, तो हम इस मुद्दे पर एक होकर लड़े। मैंने उनसे भी निवेदन किया है। और जो बैठक बुलाई गई थी उसके पहले आप देखेंगे, मैंने 25 तारीख को माननीय राज्यपाल महोदय को पत्र प्रेषित किया कि आप मुझे समय दें, मिलना है इन बिंदु पर। आप देख लेंगे 25 तारीख का डेट डाला, तो 25 तारीख को मैंने दिया था। इस बात की जानकारी होने के बाद लोग बौखलाने लगे। अच्छा, उसके बाद बौखलाए हैं, चाहे वो गुट है चाहे वो गुट है। 25 के पहले किसी के अंदर ये संवेदना नहीं थी कि हम ओबीसी के लिए आरक्षण मांगे। 25 के पहले किसी ने बात निकाला है तो आप नहीं, बताइए। नहीं, 25 के पहले कोई बात तो 25 के तारीख को जब शिवपूजन मेहता का जाता है पत्र माननीय राज्यपाल महोदय को, कुछ लोकल जो आजकल सोशल मीडिया है, हाँ, जो व्हाट्सएप है या जी, इंस्टाग्राम है या फेसबुक है, उसके माध्यम से जब लोग जाने कि उन्होंने पत्र दिया है 25 तारीख को कि राज्यपाल से मिलने का, तो वो दिल्ली चले गए थे। कुछ उनका व्यस्त कार्यक्रम था, तो हमें समय नहीं मिला। तो कल हमको समय मिला, तो हम सबको बोले हैं, मेरे पास सारा एविडेंस है कि मैंने जितने भी जो ओबीसी के प्रतिनिधि हैं उस दिन शामिल हुए थे, सभी को मैंने सूचित किया। लेकिन अब यहाँ पर ये लोग अपने पाले में लड़ाई लेने के लिए एक गेम कर रहे हैं, तो मैं कोई वैसा पाले में लड़ाई अपने लेने का गेम नहीं कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण मिले, चाहे वो हमारे लड़ाई से मिल जाए या अन्य की लड़ाई से, लेकिन वो आरक्षण मिले। हाँ, लेकिन आरक्षण मिले। अच्छा, तो इस आपने कहा कि आपने सबको बुलाया, आपने क्या सुदेश महतो को बुलाया था, चंद्र प्रकाश चौधरी, जयराम महतो, चूंकि अभी तो वो लोग ओबीसी हैं, तो इन लोगों को भी आपने चिट्ठी भेजी कि भाई आप लोग भी नहीं, पत्र नहीं भेजे हैं, लेकिन अगले जब लड़ाई होगी, जिस एक्स का जो सेकंड पार्ट होगा, अभी तो मैंने केवल उनको ज्ञापन दिया है राज्यपाल को। राज्यपाल को। जब धरना हम लोग करेंगे उसके पहले, अच्छा, इसका भी प्लान है कभी धरना? हाँ, धरना करना है, तो उसके पहले तमाम दल के जो लीडर हैं ओबीसी समाज के, जो सांसद विधायक हैं, अंबा प्रसाद हैं, सभी बहुत लोग हैं, सभी को हम पत्र भेज करके उनको सूचित करेंगे और आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे कि आप अपने समाज के अस्मिता को बचाने के लिए
अपने आने वाले जो पीढ़ी हैं उनको न्याय दिलाने के लिए इस लड़ाई को मिलकर लड़ें। मेरा आग्रह है सभी पिछड़े वर्ग के लोगों से। अच्छा, ये जो 27% वाला मांग है, तो इस 27% वाला मांग मतलब है किससे? ये राज्य सरकार से है, केंद्र सरकार? चूंकि बाबूलाल मरांडी मुख्यमंत्री थे जब इसको 27 से 14 किया गया, तो एक नाराजगी तो उनके प्रति भी होना चाहिए। लेकिन इतने देर आप बोले, इतने देर आपकी नाराजगी बीजेपी से कम थोड़ा राज्य सरकार से ज्यादा नजर नहीं, जो भी राज्य सरकार में होगा सवाल तो उसी से किया जाएगा ना। केंद्र अगर में अभी बीजेपी राज्य सरकार में होता तो सवाल हम बीजेपी से कर, रघुवर दास से मैंने सवाल किया था ना। हाँ, जब रघुवर दास जी मुख्यमंत्री थे 2015 से लेकर के 19 2019 तक। तक, तो उनसे भी मैंने सवाल किया था और सदन में पुरजोर तरीके से इस आवाज को उठाया था। आज हेमंत जी हमारे राज्य सरकार में हैं, मुखिया हैं, तो इनसे भी मेरा सवाल है। अगर उनके जगह पर दूसरा आएगा तो उनसे भी सवाल होगा। तो हम सवाल तो लगातार उठा रहे हैं, चाहे वो इंडिया गठबंधन की सरकार हो या एनडीए गठबंधन की सरकार हो, दोनों से मेरा सवाल है। और केंद्र सरकार इस पर संज्ञान ले, क्योंकि 50% का जो रखा हुआ था आंकड़ा कि 50 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। पहले 49.49% आरक्षण मिलता ठीक है। था, उसको मैं वर्गीकरण कर दूं, 27% ओबीसी को, ओबीसी 7.5% अनुसूचित जनजाति को, तो और 27 और 7.5 कितना हो गया? 34.5। 34.5 और 15 अनुसूचित जाति, ठीक है। 49.5। तो 49% जो आरक्षण मिलता था उसको बाद में जब डिवाइड किया गया तो इसको बढ़ा करके यहाँ पर 26 अनुसूचित जनजाति, जो अनुसूचित जाति को 15 था उसको घटा करके 10 कर दिया, और सबसे ज्यादा अगर अन्याय हुआ है 14 कर दिया गया। तो पिछड़ा का साथ हुआ कि जिनकी आबादी, अब सबसे ज्यादा हम लोग स्लोगन बोलते हैं, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। तो जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी कहाँ है? हमको 52% है और आरक्षण 14, मतलब 4 गुना कम है। 14 चौके 56, मतलब 4 गुना से थोड़ा। तो इतना ज्यादा मेरे साथ अन्याय हो रहा है। उनको तो आबादी के हिसाब से मिल गया, सबसे बड़ा आबादी राज्य में अनुसूचित जनजाति का मध्य प्रदेश में है, वहां 20%, उनका 20% आरक्षण, और वहां पर पिछड़ा को 14% है। वहां भी मेरे साथ अन्याय है, यहाँ भी मेरे साथ अन्याय है। तो जिन जिन राज्यों में पिछड़ों के साथ अन्याय हो रहा है, तो तमाम पिछड़ों से मेरा अनुरोध है कि आप अपने हक अधिकार को लड़ाई को तेज करें, लड़ाई को लड़ें, क्योंकि आर्टिकल 340, अनुच्छेद 340, 341 और 342 ये आरक्षण की व्यवस्था की है। तो 41 और 42 जो अनुसूचित जाति जनजाति के लिए है, तो उसमें डायरेक्ट उनको आरक्षण दे दिया गया। लेकिन हमारे आरक्षण में 300 आर्टिकल 340 में लिखा, अनुच्छेद 340 में लिखा गया है कि राष्ट्रपति महोदय आयोग बना करके उनका आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक अंकेक्षण करेंगे, आकलन करके उनको आरक्षण दे सकते हैं, आरक्षण दिया जा सकता है। तो हमारे साथ जो व्यवस्था मिला है वो आयोग बना करके, लेकिन आयोग ने भी जो सिफारिश किया था, काका कलेलकर आयोग की सिफारिश जो थी वो 27% से ज्यादा सिफारिश थी। मंडल कमीशन का सिफारिश भी 27% से ज्यादा थी, लेकिन 27% मिला तो भी हम संतुष्ट हैं। लेकिन वो भी तो दीजिए। लेकिन वो भी यहाँ नहीं मिल रहा है, उसके आधा आप दे रहे हैं। तो लड़ाई यहाँ पर है कि आप, वो जो पांडव 5 ग्राम मांग रहे थे और 5 ग्राम नहीं दिया, पूरा महाभारत चिढ़ गया, तो हम 87 मांग रहे हैं, हम उनको 36% और 42% नहीं मांग रहे हैं, और इसमें भी महाभारत छिड़ा हुआ है। लेकिन दिक्कत ये है कि आप लोग जब उतरते हैं मैदान में तो साहू अलग रहते हैं, कुशवाहा अलग रहते हैं, यादव अलग रहते हैं, और गुप्ता अलग रहते हैं, प्रसाद अलग रहते हैं, मतलब ओबीसी 1। देखिए, मेरे साथ जो आज प्रतिनिधि मंडल गया है, तो उस प्रतिनिधि मंडल में हमारा वो है रविशंकर मौर्य जी, दूसरा है प्रकाश विश्वकर्मा जी, तीसरा है वो संजय मालाकार जी, चौथा रामचंद्र त्यागी जी, और पुनीत अम्बेडकर जी जो अनुसूचित जाति से थे। तो हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें तो सभी जातियों का भागीदारी है। इसमें हम एक जो मुस्लिम समाज के यहाँ लीडर हैं उनको भी बुलाए थे, लेकिन वो कोई कारण से नहीं आ पाए। ठीक है, लेकिन वो रहेंगे। और हम लोग मुस्लिम, आज देखे होंगे कि उस दिन के बैठक में जो बैठक हुई थी तो उसमें सभी जातियों की भागीदारी नहीं थी, इक्के दुक्के होंगे, लेकिन अगर व्यापक संख्या देखा जाए तो न के बराबर थी। तो मैंने कहा था
कि सभी जातियों को व्यापक आधार पर जोड़ना है, संख्या ज्यादा हो, उसमें मुस्लिम समाज को भी मिले, वो भी बैकवर्ड है, वो भी पिछड़ा है, जैसे अंसारी हैं उनके यहाँ, और कलाल हैं, धुनिया हैं, ये सब है ना भैया, तो वो भी पिछड़े हैं, तो उनको भी आप साथ में लेके लड़िए। तो खाली हम लोग अगर विश्वकर्मा, कोयरी, कुर्मी ये हाँ सब वही लड़ रहे बात हैं है इसीलिए। तो ये अधूरा अच्छा रह आप आजसू में थे, जाएगा। तो जब तक आप आजसू में थे तब तक मतलब पिछड़ों की एक पार्टी आजसू अपने आप को, क्योंकि मुझे याद है देखिए ट्रिपल टेस्ट को लेकर के चंद्र प्रकाश चौधरी सुप्रीम कोर्ट गए, निकाय चुनाव को लेकर के कि भाई ओबीसी आरक्षण 27% जब तक नहीं होगा, ट्रिपल टेस्ट जब तक नहीं होगा तब तक कैसे करेंगे। तो आजसू अपने आप को कहती है कि भाई हम पिछड़ों की लड़ाई लड़ते हैं। ठीक है, अभी आप भले कह रहे हैं कि सुदेश महतो का आपको समर्थन नहीं मिला उस समय जो मिलना चाहिए था, लेकिन आपको नहीं लगता अभी जिस पार्टी में आप है, बहुजन समाज पार्टी है, बहुजनों की बात करती है, बहन मायावती हैं, तो मायावती ने हमेशा जो है एससी पर फोकस किया बनिस्पत की ओबीसी पर फोकस करने के। तो ऐसे में ये लड़ाई अगर आप आजसू में, उस समय के आजसू में रहते हैं उस समय से, तो इस लड़ाई को और पुरजोर तरीके से आप लड़ सकते हैं, और बीएसपी में आने के बाद ये लड़ाई आपकी थोड़ी सी कमजोर हो गई, आवाज कमजोर हो गई। नहीं, आपको मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि बहन जी का जो लड़ाई है, माननीय कांशीराम साहब ने जो सामाजिक न्याय की अवधारणा जो रखा था, तो मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि आप देखिए महात्मा ज्योतिबा फूले पिछड़े समाज थे जी, छत्रपति साहू जी पिछड़े समाज थे, आप जाकर देखिए उनको भी उन्होंने स्थापित किया है, उनको भी प्रतिष्ठित किया है। आप जो पिछड़े समाज के हमारे जगदेव प्रसाद जी थे, बिरसा मुंडा थे, आप जाकर के आप लखनऊ में जाएं, जो प्रेरणा केंद्र है, आप देखें तमाम महापुरुषों का उन्होंने मूर्ति लगवाया, स्टेचू लगवाया, उनके नाम पर योजनाएं चलाया, उनके नाम पर पार्क बना, तो हम कैसे उनको माने कि वो पिछड़ों के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार कर रही हैं। तो वहां पर भी सामाजिक न्याय की जब बात आती है तो उसमें जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, यह बहुजन समाज पार्टी का स्लोगन है। तो हम उस स्लोगन के आधार पर, हम बहुजन समाज पार्टी का जो स्लोगन है, जो आधार है, उस आधार पर हम आते हैं। तो आजसू में वो लड़ाई नहीं हो पा रही थी, लेकिन आजसू में जो लड़ाई थी उसमें पिछड़ों के लिए इन्होंने जो ट्रिपल टेस्ट की बात सुप्रीम कोर्ट में किया है, मैं उनका स्वागत करता हूं, अच्छा विचार था उनका। लेकिन अब पिछड़ों को आरक्षण जब स्थानीय निकाय में मिलेगा तो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के आधार पर 27% मिलेगा या राज्य के परिप्रेक्ष्य के आधार पर 14% मिलेगा। अब तो यही स्पष्ट नहीं है। अगर हमको 14% मिलता है तो फिर मेरे साथ बेईमानी हो रहा है, और अगर हमको 27% मिलता है तो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में मिल रहा है। तो हम अब इनसे स्पष्ट जानना चाहते हैं कि आपने जो लड़ाई लड़ा है उसमें 27% का लड़ा कि 14% का लड़ा। अगर 14% लड़े हैं तो आप नाइंसाफी कर रहे हैं पिछड़ों के साथ, अगर 27% की बात किए हैं तो आपके साथ हम हैं, आप पिछड़ों के साथ न्याय की बात कर रहे हैं। लेकिन इन्होंने स्पष्ट नहीं किया है कि हम 27 के लिए सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं कि 14 के लिए सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। आप देखिए उनका जो उन्होंने जो वहां पर रेट किया था उसको आप कॉपी मंगा के देखिए, मैंने देखा है उसको। अच्छा, अभी झारखंड में जो वर्तमान चुके हुए घाटशिला का उपचुनाव हुई है, आप जो कुछ भी बोलिए बोलिए, भले पॉलिटिकल नहीं है, ये है वो नहीं, लेकिन जनता उसको राजनीतिक चश्मे से देखेगी। तो अभी कुशवाहा शिवपूजन मेहता जी का झुकाव मतलब एनडीए गठबंधन की तरफ है, इंडिया गठबंधन की तरफ है, मतलब किसकी तरफ है आपका? देखिए, हम इंडिया गठबंधन के भी पार्ट नहीं है और एनडीए गठबंधन के भी पार्ट नहीं है। पूरे झारखंड के 81 विधानसभा में हमने अकेले चुनाव लड़ा, बिहार में 243 विधानसभा, तो वहां अकेले हम लड़ेंगे, लड़ रहे हैं। ठीक है। अब चुनाव के बाद सरकार की स्थिति क्या बनती है, बैलेंस ऑफ पावर अगर हम वहां बनते हैं तो हम पसंद करेंगे कि भाई हमारे साथ जो न्याय पसंद लोग हैं, विचारधारा, हाँ विचारधारा उनका जो है मनुवादी ना हो, तो कौन उसके है? साथ हम। अब उस समय तस्वीर जो सामने आएगा उस पर स्पष्ट होगा, अभी हम कुछ कहना जल्दीबाजी है। नहीं, फिर भी झारखंड में एक झुकाव तो होगा कि भाई, देखिए झारखंड में तो हम स्पष्ट रूप से आपको बता रहे हैं कि हमने अलग लड़ा है। नहीं मतलब झारखंड में एक तरफ ऐसी पार्टी है जिसने 27 से 14 कर दिया, और दूसरी तरफ ऐसी पार्टी है जो सुनिए नहीं रही है, वो वापस 27 करने की बात है, वो ऐसे ऐसे करके झाड़ा दे रही है। नहीं, देखिए उनके पास जो अभी है एक कि मैया समान योजना से हमारी सरकार बनी है, उनका पूरा फोकस मैया समान योजना पर। राज्य सरकार के माध्यम से अभी विकास की बात की जाए तो जो विकास होना चाहिए वो अभी हो नहीं रहा है, वो थम गया है। बेरोजगारी आप देखेंगे कि जो बेरोजगार लोग हैं
तो स्पष्ट यहाँ नियोजन नीति नहीं होने की वजह से वो भी अधर में लटके हुए। आरक्षण का जो वकालत करने वाले जो लोग हैं, जो आरक्षण की व्यवस्था है, वो भी कई जिलों में शून्य है, कई हाँ जिलों वो तो में है, वो तो देख रहे हैं, पिछड़ों का आरक्षण शून्य है। जीरो है। तो सरकार इस मामले में संज्ञान ले कि भाई किसी भी समाज के साथ अन्याय न हो, सामाजिक न्याय के पूर्वाधार किया जाता तब तो इस मामले में बेटर है कि बीजेपी कम से कम आदित्य साहू को प्रदेश अध्यक्ष बनाती है है। ना? देखिए, दूसरे पार्टी के लोग पद दे सकते हैं पर वो पावर नहीं दे सकते। आदित्य साहू को इतना क्षमता नहीं है कि वो निर्णय ले ले। उनको पद मिल गया है, प्रदेश अध्यक्ष हैं कार्यकारी, लेकिन वो निर्णय ले ले, किसी भी विधानसभा में प्रत्याशी घोषित कर दें, ये उनके अंदर नहीं है। जैसे हमारे माननीय कांशीराम साहब हमेशा कहते थे कि कांग्रेस पार्टी या मनुवादी पार्टी आपको पद दे सकती है पर पावर नहीं देगी। समझिए, जैसे जगजीवन राम जी, उस समय उनको उप प्रधानमंत्री बना दिया, बाबूजी बना दिया, लेकिन वही मंदिर में जाते थे तो मंदिर को गंगा जल से धोया जाता था। तो ये दोयम दर्जे का व्यवहार तो झारखंड ही नहीं, पूरे भारत में कहीं भी जो उपेक्षित वर्ग के लोग हैं तो उनके साथ हमेशा हुआ है और होते रहा है। ये अभी दूर नहीं हुआ है, किसी के साथ कर ले। अभी हमारे महामहिम भी जी, अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई जिनको कहा जाता है, उनके ऊपर जूते फेंके जा रहे हैं। तो ये भारत का लोकतंत्र किस तरह से मजाक बन के रह गया है, आप कल्पना कर सकते हैं कि भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनके ऊपर जूतों की बरसात हो रही है। मैं घोर शब्दों में आपके चैनल के माध्यम से निंदा करता हूं। आज तक कुछ लोगों ने देखा है कि टिप्पणी किया है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी जो सामाजिक न्याय के पुरोधा माने जाते हैं, वो भी तो आप ओबीसी हैं, और अमित शाह जी जो ओबीसी हैं, सामाजिक न्याय की अवधारणा है, ये उनके जो है माने जाते हैं पुरोधा, लेकिन इन लोगों की तरफ से अभी कोई टिप्पणी नहीं आई। समाज में ये जो जहर फैल रहा है इसको अविलंब रोकना चाहिए। जातीय आधार पर किसी पर जूता फेंके, किसी पर चप्पल फेंक दें, ये नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र में सब जायज नहीं। और उन्होंने जो टिप्पणी किया था उस टिप्पणी को आप पढ़ें, हमने पढ़ा था उस टिप्पणी को। अच्छा। बोले उसकी न्यायालय इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। आपको आस्था है उन पर तो आप उनसे निवेदन करें या फिर राज्य सरकार से आप निवेदन करें, न्यायालय इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। तो फिर इस पर जूता फेंकने का सवाल कहां से आता है? ऐसा तो मामला था नहीं, लेकिन अब बीच में उनको बनाया जा रहा है, मिस इंटरप्रेट किया गया। हाँ बिल्कुल। चलिए बहुत शुक्रिया आपका। हम तो उम्मीद करते हैं कि आपकी जो लड़ाई है वो बाकायदा मुकम्मल हो, मुकाम पाए वो लड़ाई। और बहुत शुक्रिया आपका कि आपने कम से कम कुछ पुरानी यादों को ताजा कर दिया। असल में क्या है कि आपका समय समय पर मीडिया के सामने आना भी बहुत जरूरी है। धीरे धीरे हमारे झारखंड के लोगों की आदत है कि वो भूल जाते हैं। हमारे झारखंड के लोग भूल जा रहे थे कि ओबीसी की एक लड़ाई, एक आवाज जो है वो सबसे मजबूत आवाज आपने उठाई थी, और उस समय उठाई थी जब ओबीसी के आरक्षण को लेकर के चर्चा नहीं हो रही थी। तो बहरहाल चलिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और ऐसी ही बुलंद आवाज के साथ आप बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद। आप मुझे बुलाए और मौका दिया है आपने, हमने पूरी बात को आपके चैनल के माध्यम से रखा है, और मैं शुभकामना व्यक्त करता हूं कि आपका चैनल जो है चलिए पूरे राज्य से देश स्तर पर फैले। मेरा बहुत बहुत शुभकामना है। तो ये कुशवाहा शिव पूजन मेहता साहब है, पूर्व विधायक भी हैं, बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, और इस वक्त ओबीसी के जो हक है, अधिकार है, उस अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। एक लड़ाई, जिस लड़ाई की आज चर्चा हुई, आपके जहन में एक बार फिर से वो जो पुरानी यादें हैं वो ताजा हो गई होंगी। तो कुल मिलाकर के हमारा अगर कंटेंट आपको पसंद आए तो कमेंट्स में हमें जरूर बताएं कि और क्या बेहतर हम कर सकते हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इजाजत दीजिए, नमस्कार, जोहार।